यार ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे इस चैनल पर वीडियोस बनाते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। इस जून में 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों के बीच में मैंने क्राइम से जुड़े हुए बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें से मैंने आपको कुछ तो बता दिए हैं। यकीन मानिए सिर्फ 10% के आसपास तो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इतने सारे केसेस मेरे पास ऐसे पड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्रूर हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि उनकी बातों को, उस इंसिडेंट को आपका पेट पचा ही नहीं पाएगा। जी हाँ, इतना ही भयंकर केस आज मैं आपके लिए एक उठाकर लाया हूँ। बहुत मुश्किल से मैं इस केस को आपको बताने की हिम्मत कर पा रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा क्रूर था कि इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि असल में उस जोड़े के साथ हुआ क्या था। जी हाँ, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया चैनल का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। 6 जनवरी 2007 की शाम को एक कपल जिसमें लड़की का नाम शैनन और लड़के का नाम क्रिस्टोफर न्यूसम था, इन दोनों ने शाम को डिनर पर जाने का प्लान बनाया। इस डिनर को पूरा करने के बाद इनका प्लान था कि वो एक फ्रेंड की पार्टी में भी जाएंगे। ये दोनों हाल ही में आपस में मिले थे और दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। इस वीडियो में मैं क्रिस्टोफर को क्रिस बोलूंगा और क्रिस की उम्र यहाँ 23 साल की थी। वो वहाँ का एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर था। वहीं शैनन वहाँ की एक बहुत ही अच्छी गोल्फ प्लेयर थी। साथ ही वो अपने एक मॉडलिंग का भी काम करती थी और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे बिजनेस थे। आसान भाषा में कहूँ तो ये दोनों ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छा इनका काम धंधा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब यहाँ पर इन दोनों ने घर से बाहर निकलकर शाम का खाना वाना तो खा लिया। इसके बाद थी बारी अब पार्टी में जाने की। तो इसमें शैनन ने क्रिस को कहा कि मुझे जाकर तैयार होना है तो मुझे अपनी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दो। तो शैनन को क्रिस उसकी फ्रेंड के घर छोड़ आया और वहाँ वो तैयार होने लगे। दोनों लड़कियाँ तैयार होने लगी और क्रिस अपने घर चला गया। वहाँ वो खुद जाकर तैयार होने वाला था। तकरीबन शाम के 7:30 बज चुके थे और अब इन्हें पार्टी में जाना था। तो यहाँ शैनन क्रिस को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी घर से बाहर निकलता हूँ। थोड़ी दूर पर ही उनका घर था, आधे पौने घंटे के रास्ते पर। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। लेकिन यहाँ 8 बज चुके थे और यहाँ शैनन की फ्रेंड बार बार शैनन को बोल रही थी कि जल्दी चलो, पार्टी में लेट हो रहा है। तो यहाँ शैनन ने उसकी फ्रेंड को कहा कि ठीक है यार, तुम चली जाओ नीचे, मतलब कि पार्टी में चली जाओ, मैं क्रिस के साथ ही आऊँगी। तो यहाँ उसकी जो फ्रेंड थी वो पार्टी में चली गई। यहाँ शैनन अकेली थी, इंतज़ार कर रही थी क्रिस के आने का। और अब तक 8 बज चुके थे और यहाँ क्रिस पहुंच भी गया। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों कभी उस पार्टी में पहुंचे ही नहीं। यहाँ पर जो शैनन की फ्रेंड थी वो बहुत अब चिंतित होने लगी थी कि 8 बजे वो नीचे आई थी, अब 8:30 हो चुके हैं, 8:45 हो चुके हैं, अभी तक शैनन और क्रिस पार्टी में क्यों नहीं आए। तो उसने उन दोनों को ही कॉल और मैसेज करने शुरू कर दिए, लेकिन दोनों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बार बार वो उसे मैसेज ड्रॉप किए जा रहे थे कि अपनी लोकेशन बताओ, कहाँ है, हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ उनका कोई पता नहीं था। रात के 11 बज गए और अब वहाँ मौजूद पार्टी में जितने भी लोग थे उन सभी के मन में अब चिंता दौड़ चुकी थी कि क्रिस और शैनन आखिर है कहाँ पर। तो यहाँ क्रिस के 2 फ्रेंड्स उस पार्टी में से उठकर गए और शैनन के घर जा पहुँचे जहाँ पर वो रेडी हो रही थी, मतलब कि उसके फ्रेंड के घर गए जहाँ पर शैनन रेडी हो रही थी। और जैसे वो उस बिल्डिंग में पहुँचे तो उन्होंने नीचे देखा कि यहाँ क्रिस का ट्रक खड़ा हुआ है, मतलब कि मिनी ट्रक सा था वो जो उसे लेकर घूमा करता था। तो वहां पर वो ट्रक खड़ा है, लेकिन यहाँ ना ही क्रिस है और ना ही शैनन, और इसके अलावा ना ही यहाँ पर शैनन की SUV गाड़ी मौजूद है। सुबह हो चुकी थी अब, लेकिन इन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर उसके दोस्त तो सारे चिंतित थे ही, लेकिन यहाँ कोई और भी था जो इससे ज़्यादा परेशान था और वो थे शैनन के माता पिता और क्रिस के माता पिता। जी हाँ, शैनन की माँ सुबह उठी और उसने फिर से तुरंत शैनन को कॉल करना, मैसेज करना शुरू कर दिया। रात को भी वो कॉल मैसेज करते करते ही सो गई थी, लेकिन कोई जवाब दूसरी तरफ से नहीं आया था, शैनन की तरफ से नहीं आया था। तो यहाँ सुबह उठते ही फिर उसके माइंड में चिंता होने लगी कि उसकी लड़की कहाँ पर है और क्रिस कहाँ पर है। फिर से कॉल और मैसेज करने शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ कोई रिप्लाई नहीं था और अब उसकी चिंता और बढ़ चुकी थी। और फाइनली एक कॉल उनके पास आई जो अब उनकी सारी चिंताओं के ऊपर मोहर लगाने वाली थी। जी हाँ, ये कॉल थी शैनन की उसी फ्रेंड की जिसके घर वो तैयार होने वाली थी। और उसने तुरंत आंटी से पूछा कि आंटी जी, क्या शैनन घर पर आई है? आंटी तो पहले ही अपने
रूप में आ चुकी थी, वो उनके ऊपर ही चढ़ गई कि तुम्हारे पास थी शैनन और क्रिस, वो दोनों कहाँ हैं, अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे भरोसे हमने छोड़ा था और तुम अब ऐसा बोल रही हो कि शैनन और क्रिस कहाँ हैं। तो उसमें पलटकर शैनन की फ्रेंड ने बताया कि इस कांड में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं तो खुद उनको कल से ढूंढ रही हूँ, हम सभी फ्रेंड उनको दोनों को कल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना ही वो हमारे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं और ना ही कॉल्स का। अभी उसकी फ्रेंड की कॉल कटी ही थी कि शैनन की माँ के पास शैनन की मैनेजर का फ़ोन आया और उसने पूछा कि क्या आज शैनन काम पर आने वाली है, क्योंकि वो कल भी काम पर नहीं आई थी और आज नहीं आई तो दिक्कत हो सकती है। और यहाँ शैनन की माँ का सारा गुस्सा उस मैनेजर पर फिर से उतर गया कि तुम ध्यान नहीं रखते मेरी लड़की का, तुम्हारी वजह से वो कहीं चली गई है, माँ है, उसका दिल रोएगा, वो कुछ भी बोल सकती है, बुरा नहीं मानना चाहिए। जब और कहीं से कुछ पता नहीं चला तो फाइनली शैनन की माँ ने 911 को कॉल किया और कॉल करते ही तुरंत अपनी पूरी कहानी उनको बताई। लेकिन यहाँ पर 911 वालों ने आगे केस रजिस्टर करने से मना कर दिया, क्योंकि अभी तक दोनों को गुम हुए 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं बीता था और वहाँ की भी यही कानून है कि 24 घंटे से पहले किसी अडल्ट की गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जब पुलिस की तरफ से कोई मदद मिलती हुई नहीं दिखी तो शैनन की माँ ने शैनन के फ़ोन नंबर वाली जो कंपनी थी उसको कॉल किया और उनसे मदद मांगने की सोची। अब आपको भी पता ही होगा कि हमारे यहाँ भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ऐसे किसी भी इंसान की लोकेशन किसी को भी नहीं बता सकते, सिर्फ पुलिस के अलावा। तो यहाँ उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब शैनन की माँ ने थोड़ा सा उनके आगे गिड़गिड़ाया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, प्लीज़ थोड़ा तो कुछ बता दीजिए, तो उन्होंने सिर्फ ये अंदाज़ा दिया कि अंतिम बार शैनन का फ़ोन चेरी स्ट्रीट में लगे उनके टावर से रेंज पकड़े हुए था और वहीं से रेंज पकड़ते पकड़ते ही गायब हो गया। अब ये जो चेरी स्ट्रीट का जो एरिया है वो इस शहर का ऐसा इलाका था जहां कोई जाना ही नहीं चाहता था। जी हाँ, शहर का एक ऐसा इलाका जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैंगवारी चलती थी, सिर्फ और सिर्फ क्राइम होते थे, सिर्फ और सिर्फ बदमाश और गुंडे लोग ही वहां रहा करते थे। वो कहते हैं ना, हमारे इलाके में आओ, बंदा आएगा फिर उसकी खबर ही जाएगी वापस। बिल्कुल वैसा ही कुछ वहां पर भी था। तो शैनन के माता पिता और सभी उसके दोस्त लोग इकट्ठा होकर इस चेरी स्ट्रीट पर जा पहुंचे। अकेले तो जा नहीं सकते थे क्योंकि फिर उनकी भी खबर आ सकती थी, तो वो सभी इकट्ठा होकर इस इलाके में गए और जैसे ही उन्होंने एंटर किया उन्होंने वहाँ देखा कि शैनन की SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर सड़क के किनारे बहुत ही बदहवास हालातों में खड़ी हुई है। शैनन की माँ गाड़ी देखते ही पहचान गई और वहां पर जाकर अंदर बाहर देखने लगी कि शैनन और क्रिस कहां पर है, लेकिन गाड़ी खाली थी। लेकिन यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली थी कि शैनन हमेशा अपनी गाड़ी की बहुत अच्छे से केयर किया करती थी। मेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं थी जो गाड़ी की बिल्कुल केयर नहीं करता, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा केयर करती थी। उसकी गाड़ी हमेशा साफ़ सुथरी रहती थी। लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये फॉर्च्यूनर शैनन की माँ को मिली उस टाइम ये पूरी गाड़ी कीचड़ में लदी हुई थी। इतना ही नहीं, अंदर से बहुत सारी चीज़ें गायब थी। सबसे पहले तो शैनन का आईपैड गायब था। इसके अलावा वो हमेशा अपनी गाड़ी में अपने परिवार की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रखा करती थी, लेकिन वो सारी फ़ोटोज़ गायब थी। इसके अलावा उसका एक प्यारा टेडी बियर गायब था। और इसके अलावा जो मुझे सबसे अजीब चीज़ लगी वो थी ड्राइवर सीट का बिल्कुल पीछे की तरफ होना। एक तो होता है हम सीट को इंक्लाइन कर लेते हैं, झुका लेते हैं, लेकिन एक होता है जब हम सीट को नीचे से सरकाते हैं और वो पीछे चली जाती है। जी हाँ, वो बिल्कुल पीछे हो चुकी थी, इतनी पीछे कि शैनन अगर ड्राइव कर रही हो या फिर क्रिस ड्राइव कर रहा हो तो उनके पैर पैडल तक पहुंच ही नहीं सकते थे। खैर ये सब देखते ही तुरंत पुलिस को फिर से बुलाया गया और अब पुलिस फाइनली हरकत में आई। पुलिस ने आकर फिर से गाड़ी की जांच की और इस गाड़ी में उनको एक सिगरेट की डब्बी मिली, लेकिन फैक्ट ये था कि ना ही क्रिस और ना ही शैनन कभी सिगरेट पिया करते थे। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को यहाँ बुलाया और फोरेंसिक टीम ने यहाँ आकर फिंगरप्रिंट्स उठाए और फिंगरप्रिंट्स की मदद से जब उन्होंने डाटाबेस अपना खंगाला कि ये फिंगरप्रिंट्स किस किस के हैं, जिसमें दो तो ऑब्वियसली क्रिस और शैनन के ही थे, इसके अलावा भी कुछ और फिंगरप्रिंट्स यहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने पुलिस वालों ने अपना डाटा खंगाला तो उनको पहले ही पता लग चुका था कि ये जरूर किसी क्रिमिनल के ही फिंगरप्रिंट्स होंगे ऑब्वियसली। तो उन्होंने अपना डाटा खंगाला। उस डाटा में उनको एक एड्रेस मिला जो कि चिपमैन स्ट्रीट में बने 2316 हाउस नंबर का था। हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये थी कि ये जो 2316 हाउस नंबर था ये उस जगह से सिर्फ 10-12 कदम दूर था जहां पर ये SUV शैनन की मां को मिली थी। पुलिस ने तुरंत इन फिंगरप्रिंट्स की पूरी कुंडली निकाल दी और उसमें सामने आया कि ये फिंगरप्रिंट डेविडसन नाम के एक अपराधी के हैं जिसकी पहले भी क्राइम में हिस्ट्री रह चुकी है। वो कोई और नहीं बल्कि एक जाना माना कार लुटेरा माना जाता है। यहीं से अब ये केस बहुत ज्यादा डार्क साइड में तब्दील हो जाएगा। पुलिस ने आसपास के इलाके की छानबीन करी और वहीं से पीछे एक रेल ट्रैक गुजर रहा था और इसी रेल ट्रैक पर
क्रिस की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश को एक कंबल के अंदर लपेटकर जलाया गया था। इसके अलावा उसके जो बॉडी की पोजीशन थी वो भी बहुत ही दर्दनाक थी। उसकी ही जुराबें निकालकर उसके गले में बांधी गई थी। उसकी ही जीन्स की बेल्ट से उसके पीछे के दोनों हाथ बांधे गए थे और उसके ही जीन्स से उसके पैरों को कसा गया था। अब क्योंकि उसके ऊपर कंबल लिपट रहा था और कंबल जल चुका था और ज्यादातर उसका शरीर वैसे ही जल चुका था, लेकिन यहाँ साफ साफ पता चल रहा था कि उसके पैरों पर बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने क्रिस को मजबूर किया हो कीचड़ में पैदल चलकर यहाँ तक आने के लिए। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि क्रिस को यहाँ 6 गोलियां भी मारी गई थी और ये गोलियां इस तरीके से मारी गई थी जैसे किसी को गोली मारने की सजा दी गई हो। जी हाँ, बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट पर मारी गई थी और इन पॉइंट्स पर गोली लगने के बाद अगर एक भी गोली सटीक बैठ जाए तो बंदे के बचने के चांस ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा बहुत ही दिल दहला देने वाली बात सामने आई और वो ये कि क्रिस के शरीर के अंदर किसी का स्पर्म मिला था। अब वो किसका था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बदकिस्मती से हमें ये पता चल चुका था कि ये स्पर्म है, लेकिन ये स्पर्म किसका है ये पता नहीं लगा पाए क्योंकि उस स्पर्म में के अंदर जो डीएनए था वो बर्बाद हो चुका था आग की वजह से। अब यहाँ तक की घटना आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन इससे आगे की घटना समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और बात करते हैं उसी 7 तारीख के शाम 8 बजे की, जब शैनन की दोस्त उसके घर से बाहर निकल गई थी शैनन को अकेला छोड़कर। अब क्रिस यहाँ ऑन द वे था शैनन को पिकअप करने के लिए अपनी गाड़ी में। इस बात में कोई शक नहीं कि क्रिस शैनन के उस अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था। उसने वहां अपना ट्रक खड़ा किया और ऊपर गया शैनन के पास। शैनन रेडी थी, दोनों नीचे आए और बजाय उस ट्रक को पार्टी में लेकर जाने के शैनन ने कहा कि हम अपनी एसयूवी लेकर चलेंगे। तो पार्टी के लिए निकलने से पहले उन दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक मूड बना और थोड़ा सा गाड़ी में कुछ हो गया, लेकिन वो जहां अपने इस रोमांस में डूबे हुए थे उनको ये ध्यान ही नहीं था कि कोई है जो उनके ऊपर गहरी नजरें बनाए हुए है। और तभी कुछ ही मिनटों बाद इनके रोमांस के अंदर दखल अंदाजी करते हुए बहुत सारी बंदूकें इनके ऊपर तान दी गई थी। जी हाँ, पीछे पूरा गैंग खड़ा हुआ था, इनके ऊपर नजर बनाए हुए था इनकी गाड़ी कैसे लूटी जाए। और इस गैंग में पूरे 5 बंदे थे। इनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, इनकी शक्लें आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये पांचों आए पीछे से और इन्होंने इन दोनों बेचारे कपल पर, और यहाँ इस गैंग का प्लान था कि वो इस कपल से इनकी गाड़ी लूटेंगे। लेकिन तभी उस पार्किंग लॉट में जिसमें इनकी गाड़ी खड़ी थी तभी सामने से एक और गाड़ी उन्हें आते हुए दिखाई दी और ये गैंग अब थोड़ा सा पैनिक कर गया कि उन्हें कोई देख ना ले। तो इसीलिए वो तुरंत शैनन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उनकी गाड़ी में ही बैठ गए और गन पॉइंट पर उन दोनों को पीछे रखा और खुद गैंग मेंबर्स ने ही गाड़ी चलाई और वहां से बाहर निकल गए। और वहां से निकलकर वो सीधा चिपमन स्ट्रीट में बने 2316 नंबर हाउस में चले गए, जो कि बाद में पूरा क्राइम स्पॉट होने वाला था। वो डरे हुए थे। गन पॉइंट पर उन 5 लोगों ने इन 2 लोगों को बंधक बना रखा था और अब वो इस घर में पहुंच चुके थे। जो 5 लोग इस बेरहम जुर्म में शामिल थे, जरा आप एक बार उनकी शक्लें देख लीजिए और उनके नाम पढ़ लीजिए। सबसे पहले जॉर्ज जियोवानी थॉमस, डैनियल कॉबिन्स, लुमार्कस डेविडसन, वेनेसा लिन कॉलमन और अंत में एरिक बॉयड। हमेशा एक गैंग में लीडर होता है और यहाँ इस गैंग का लीडर था डेविडसन, जो कि हाल ही में जेल से बाहर आया था और पैरोल पर बाहर था। वो भी पहले भी ये जेल जो गया था वो कार लूटने की वजह से ही गया था और अब की बार फिर से इसने उड़ते तीर ले लिए थे। लेकिन इन 5 में एक चीज कॉमन थी और वो थी खाली जेब। जी हाँ, 5 की जेब खाली थी और अब इनको पैसा चाहिए था और पैसा कैसे आएगा, कार लूट के ही तो आएगा। और यहाँ इनकी गरीबी मिटाने का शिकार बनने वाले थे क्रिस और शैनन। सबसे पहले यहाँ क्रिस को मारा गया, उसे बहुत पीटा गया और आप शायद विश्वास ना करें पर बेचारी शैनन के सामने ही उसके होने वाले पति का रेप किया गया था इन 4 लड़कों द्वारा, जबकि 5वीं जो लड़की वेनेसा थी वो ये सब होता हुआ देख रही थी। उसको इतना मारा गया कि वो अधमरी हालत में अब पहुंच चुका था। जिसके बाद यहाँ से अब मारपीट करके अब प्लान था कि वो यहाँ से क्रिस को लेकर जाएंगे और रेल की पटरियों पर फेंक देंगे। ऐसे ही रेल आएगी, कोई काट पीट कर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उसको रेल की पटरी पर खींचते हुए पहुंचे तो यहाँ डेविडसन ने थॉमस को एनकरेज किया, उसे उकसाया कि वो उसके ऊपर गोलियां चलाए। तो सबसे पहले उसकी गर्दन में गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी बैक में गोली मारी गई। यहाँ तक आते आते बेचारा गिर ही चुका था नीचे, लेकिन अभी तक भी वो जिंदा था, मरा नहीं था। जिसके बाद उसके शरीर के अंदर फिर से 4 गोलियां और मारी गई। अब वो बिल्कुल मर चुका था और अब बारी थी इसकी पहचान को मिटाने की। तो एक कंबल ये अपने साथ में लेकर आए थे। तो सबसे पहले उस कंबल को बाहर निकाला गया और जिसके बाद उसके हाथ पैर बांधे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और उसको बंधे बनाए हाथ पैरों को ही कंबल में लपेटा, पूरे क्रिस को कंबल में लपेटा, उसके ऊपर गैसोलीन डाली गई और आग के हवाले कर दिया।
सोचकर देखिए एक जिंदगी की कीमत आज के टाइम पर बची क्या हुई है। जहां अब ये दो लोग क्रिस को ठिकाने लगा रहे थे, वहीं बाकी के जो दो मेल मेंबर थे वो किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे और यहाँ शैनन वेनेसा के साथ अकेली थी। वो दोनों जो क्रिस को ठिकाने लगाने गए हुए थे, थॉमस और डेविडसन, वो वापस घर आए और अब बारी थी शैनन की, जिसके बाद शैनन के भी हाथ पैर उसी के कपड़ों को फाड़ कर बांधे गए थे। सोचकर देखिए अब शैनन की हालत क्या थी, वो भी एक दूसरी महिला के सामने वेनेसा वहीं बैठी देख रही थी। असल में शैनन के साथ क्या क्या किया गया वो दिखाना तो दूर, मैं बता भी नहीं सकता। मैं इंस्टा पर दिखा दूंगा लेकिन अभी नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ टाइम बाद दिखा पाऊंगा। मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी चल रही है, सीरियस सिचुएशन चल रही है कुछ, मैं आपको बाद में फिर कभी डिस्कस करूँगा। बहुत ही प्रॉब्लम में रहकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे दूर हो जाऊँ। सीरियस इशू है कुछ, तो उसकी वजह से मैं वीडियोस भी कंटिन्यू नहीं बना पा रहा हूँ। आपको पता ही होगा 2-3 दिन हो चुके हैं वीडियो नहीं आई थी, तो मैं ये निकाल रहा हूँ बहुत मुश्किल से। खैर इंस्टा पर मैं बता दूंगा, अगर आप वहाँ मुझे फॉलो कर सके तो मुझे ज़रूर फॉलो कर ले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर शैनन के साथ इन्हीं दो लोगों ने बार बार रेप किया। रेप करने के बाद उसके शरीर को जगह जगह से जलाया गया था, क्या ही बताऊं मैं आपको। वेनेसा यहाँ पर एकमात्र अकेली फीमेल इस गैंग की मेंबर थी। अगर वो चाहती तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मदद शैनन की कर सकती थी। वो देख रही थी, उसे पता था कि शैनन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने यहाँ शैनन की मदद नहीं की। उसके पास ऐसे कई मौके हैं जब वो शैनन के साथ घर में अकेली थी, वो चाहती तो उसे वहां से भगा सकती थी। बेशक उसके पास कपड़े नहीं थे, उसे मारा पीटा गया था, लेकिन थोड़े बहुत कपड़े देकर उसे पानी वानी पिलाकर उस घर से बाहर निकाल सकती थी और कह सकती थी कि चली जाए यहाँ से, लेकिन उसने नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया। एक महिला ही दूसरी महिला का ये हाल होते हुए देख रही थी। यहाँ उसका क्या हाल किया गया था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि यहाँ रेप करने वालों का दोनों का डीएनए उसके गले में था। और यहाँ अब गले का डीएनए कैसे मिटाया जाए, यानी कि गले में मौजूद जो स्पर्म है उसे कैसे मिटाया जाए, तो इसका जवाब उन्हें बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिला। और वो आइडिया ये था कि उन दोनों रेपिस्ट ने शैनन के गले के अंदर ब्लीच डाल दिया, जिसकी वजह से शैनन की तुरंत ब्लीच अंदर जाने की वजह से, केमिकल है ऑब्वियसली, जानलेवा केमिकल है, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बहुत सारा ब्लीच उसके गले में डाला गया था और शैनन को मजबूरन वो पीना पड़ा था। इतना ही काफ़ी नहीं था, जिसके बाद उन्होंने उसे पॉलीथीन्स में बांधा और फिर उसे एक कूड़ेदान के डब्बे में बंद करके ऊपर से ढक दिया गया। धीरे 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 कर शैनन की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। सोचकर देखिए उस बेचारी 21 साल की लड़की ने क्या कुछ देखा होगा। जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो शैनन की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, फटकर बाहर आने को हो चुकी थी, इतनी खुली हुई थी। चलिए वापिस चलते हैं थोड़ी सी पीछे और बात करते हैं जब पुलिस शैनन की गाड़ी की छानबीन कर रही थी, तो वहां पुलिस को पता चल चुका था कि यहाँ क्या हुआ है। उन्हें डीएनए वगैरह मिल चुका था और फिंगरप्रिंट्स के सैंपल भी यहाँ उन्हें मिल चुके थे। तो वहाँ पुलिस जैसे ही उस घर में पहुंची, 9 तारीख को उस घर में पहुंची थी और वहां वो घर पूरी तरह से अब लावारिस पड़ा हुआ था। आसपास जब चेक किया तो उन्हें वहां कचरे के डब्बे में शैनन की लाश भी मिल गई और यहाँ पता लग गया कि असल में हुआ क्या था। जो भी चीजें गाड़ी से गुम हुई थी, वो आईपैड वगैरह, टेडी बियर वगैरह, फोटोज वगैरह, सब कुछ उस घर में अब मौजूद था। और जब शैनन की लाश की ऑटोप्सी की गई तो शैनन के लगभग पूरे शरीर पर ही डेविडसन और थॉमस का स्पर्म मौजूद था। उन्होंने गले से तो ब्लीच डालकर मिटा दिया, लेकिन बाहर का वो नहीं मिटा पाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 11 तारीख को ही पांचों गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और पांचों के ऊपर ही मर्डर्स के चार्जेस लगे। लेकिन यहाँ पर इस गैंग का 5वां मेंबर यानी कि एरिक बॉयड और वेनेसा यानी कि इस गैंग की एकमात्र फीमेल मेंबर, इन दोनों को मर्डर से हटकर सिर्फ मर्डर में इस्तेमाल किए जाने के तौर पर चार्जेस लगाए गए थे। इनके ऊपर डायरेक्टली मर्डर के चार्जेस नहीं थे, क्योंकि इनकी भूमिका मर्डर के अंदर शामिल तो थी, लेकिन इन्होंने मर्डर किया नहीं था, ना ही इनका कोई सबूत किसी भी शरीर के ऊपर मिला था। इसी घर के अंदर वेनेसा द्वारा लिखा गया एक लेटर भी मिला था, जिसमें उसने बताया हुआ है कि वो रात कितनी भयानक थी, लेकिन मुझे उस रात को देखने में बहुत मज़ा आया। मैं हमेशा एडवेंचर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था ज़िंदगी में ऐसा कुछ एडवेंचर करना पड़ेगा। ये एडवेंचर बिल्कुल एक नर्क जैसा था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। ऐसी ऐसी बातें उसने उस लेटर में लिख रखी थी। मैंने आपको दिखा दिया है, लेटर ये था, आप इसे बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। पहले यहाँ पर इन 3 के ऊपर मर्डर चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन बाद में वेनेसा को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। लेकिन यहाँ सिर्फ एरिक बॉयड ही
ही था जिसके ऊपर सिर्फ कार लूटने और आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के चार्जेस लगे थे। मर्डर और रेप जैसे चार्जेस उसके ऊपर नहीं लगाए गए थे। उसे यहाँ कोर्ट द्वारा 18 सालों की सजा दी गई। बाकी के चारों मेंबर्स को उम्र कैद की सजा यहाँ दी गई, वो भी गैर जमानती, यानी कि वो जमानत पर भी बाहर नहीं आ सकते, ना ही उन्हें यहाँ पैरोल मिल सकती। जिसके बाद लोगों को यहाँ शांति ही नहीं पड़ी और लोगों ने जब इस क्राइम की जो बारीकियां थी उसको देखा तो लोग समझ गए कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और कोर्ट में फिर से पेटिशन दाखिल किया गया कि कम से कम इस गैंग के मुख्य मेंबर यानी कि लुमेरगस को डेथ पेनल्टी दी जाए। और फाइनली 2016 में जजेस की एक बेंच बैठी और उन्होंने बताया लोगों को कि अपनी ज़िंदगी में आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा और उन्हें समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्राइम सोच भी कैसे सकते हैं, करना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ किया। और फाइनली 2016 में लुमेरगस यानी कि इस गैंग के लीडर को डेथ पेनल्टी सुना दी गई। लेकिन यहाँ फाइनली वेनेसा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है उस राहत का, क्योंकि जहाँ उसे उम्र कैद पहले सुनाई गई थी उसकी सज़ा कम करके 53 साल की सज़ा उसे सुना दी गई। कहाँ ही बचेगी। जहाँ पर जिस घर में सारा क्राइम किया गया था उस घर को एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने खरीदा और उसे तुड़वा कर वहाँ शैनन और क्रिस के नाम का एक स्टैचू बनवा रखा है, मतलब कि एक मेमोरियल टाइप बनवा रखा है। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या चीज़ थी ऐसी जो इन 5 लोगों ने इन 2 बेचारे मासूम लोगों का मर्डर कर दिया, इनके साथ ऐसा कुछ किया कि जो हम सोच भी नहीं सकते। ऑब्वियसली हमारे सबके मन में इस ख्याल आ रहे होंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी मुझे लगती है वो ये कि यहाँ पर क्राइम करने वाले ब्लैक थे और जिन्होंने क्राइम झेला वो वाइट थे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रेसिज्म चलता है। हम बेशक कितना कह रहे हैं कि कलर डजेंट मैटर और इक्वालिटी की बात कर ले, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रह ही जाती है कि वो गोरा है और हम काले हैं, या फिर हम गोरे हैं और वो काले हैं। और वहाँ बहुत चलता है ये चीज़, आज भी चलती है ये चीज़। हमने उसकी कहानी सुनी ही थी जिसमें एक छोटे से 14 साल के बच्चे को उसके सिर्फ काले होने की वजह से फांसी दे दी गई थी, वो भी सरकार द्वारा। अमेरिका की सबसे बदनाम कहानी थी वो, मैंने आपको सुनाई थी। लेकिन एक थ्योरी मुझे यहाँ ये लगती है कि शायद यहाँ पर उनका गोरा होना ही गुनाह हो गया था। खैर दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक कार लूटने की घटना होने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि वो पूरा गैंग पैनिक करके आया था दूसरी गाड़ी को देखकर, जिसके बाद वो उस गाड़ी में घुसे और अब आगे का प्लान अपने आप बनता गया। हो सकता है ऐसा भी कुछ हुआ हो, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकते। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सोनिया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।